एवरीवन, मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल प्रबोधन में। हम ग्रेड 10th के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को पढ़ रहे थे और हमने पढ़ते हुए बहुत सारी चीजें देख ली थी। अब वो सारी चीजें रिकैप में नहीं देंगे हम, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत बार उस चीज को रिवाइज कर चुके हैं। बट जो लास्ट क्लास में हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी थी वो था इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स के बीच का डिफरेंस, इथेनॉल वर्सेस इथेनोइक। हमने इन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा था, स्ट्रक्चर को देखा था, यूजेस को देखा था और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम इथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे। वही इथेनॉल की हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करा था। पहला था रिएक्शन विथ मेटल्स करके, कि मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है। जबकि दूसरा जो हमने पढ़ा था वो था आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें हमने वाटर को रिमूव करा था इथेनॉल में से और हमने इथेनॉल को, अल्कोहल को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करवा दिया था बाय यूजिंग अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉल्ड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। वही जब हम इथेनोइक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे तो हमने चार प्रॉपर्टीज को स्टडी करा था और वो चार प्रॉपर्टीज कौन थी। पहला था रिएक्शन विथ मेटल्स, दूसरा रिएक्शन विथ बेसिस, तीसरा रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा था हमने, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। बेसिक तौर पे अगर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन दिखाऊं मैं, क्योंकि ऑल द वे आज की कहानी यही से शुरू होने वाली है। आपने अभी जब शुरुआत देखा तो आपने देखा वो डिटर्जेंट एंड सोप्स देख रहे होंगे, क्योंकि सोप्स एंड डिटर्जेंट जो डिटर्जेंट होते हैं वो हमारे ईस्टर से ही यूजुअली प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इसीलिए अभी हम समझेंगे कि ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या था और क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन एक बार देख लेते हैं क्या था। तो आपके पास एक एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई मेंबर था आपके पास, साथ में आपके पास एक अल्कोहल था। और जब आपने डिहाइड्रेशन करा, वाटर को रिमूव करा, तो आपको एक चीज मिली, वो थी ईस्टर। आपको याद ना आ रहा हो तो ये रहा आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि आपका CH3COOH प्लस में इथेनॉल, आपको याद दिलाऊं मैं, ये रहा आपका इथेनॉल CH3CH2OH। डिहाइड्रेशन में OH हमारे इथेनोइक एसिड से हटा एंड H हमारे अल्कोहल से हटा, जिसकी वजह से हुआ गया कि ऑक्सीजन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया एंड यहां कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड तोड़ लिया यहां से। अब ये कार्बन जो है वो जुड़ जाता है इस ऑक्सीजन के साथ, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से होता है CH3COO, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा O, CH2CH3, जो कि ये आपका कहलाया गया ईस्टर। ये पूरा का पूरा ईस्टर था। तो ये रिएक्शन पढ़ी थी आपने और ये था आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। याद दिला दूं मैं, ये रिएक्शन हुआ था H2SO4 के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि ऑल द वे H2SO4 या कोई एसिड जो होते हैं वो हमारे एक अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, और क्योंकि हमें यहाँ डिहाइड्रेशन करना है, वाटर रिमूव करवाना है, तो इसीलिए H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यहाँ वर्क करेगा। और कहानी हम शुरू करेंगे इन्हीं ईस्टर्स से, क्योंकि ऑल द वे हम जो चीज पढ़ने वाले हैं वो है आपका सोप्स के बारे में, सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। तो हम सीखेंगे कि भाई सोप क्या होता है और ये सोप जो होते हैं ये बनते किस तरीके से, और इसके लिए हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, वो है हाइड्रोलिसिस के बारे में। हाइड्रोलिसिस
जस्ट ऑपोजिट है हमारे डिहाइड्रेशन के। तो हाइड्रोलिसिस और कुछ नहीं है, ऑपोजिट टू डिहाइड्रेशन। सर डिहाइड्रेशन में तो वाटर रिमूव हुआ था, यानी यहां पे वाटर ऐड हो जाएगा। तो यही चीज कह रहा है कि किसी भी ईस्टर में जब आप एक्वस एसिड और बेस के प्रेजेंस में हीट करते हैं किसी भी ईस्टर को, तो फिर हमें वापस अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। यानी अगर मेरे पास सर ये ईस्टर है CH3 COO CH2 CH3, अगर मेरे पास ये ईस्टर है और इसका रिएक्शन अगर मैं एक्वस मीडियम में, एक्वस एसिड हो या बेस हो, तो हम अभी एसिड को लेकर चल रहे हैं, तो होगा क्या कि वाटर ऐड होगा। जब वाटर ऐड होगा, याद करें अगर हम, तो बॉन्ड जुड़े कहां से थे या बॉन्ड फॉर्म कहां से हुए थे, तो सर बॉन्ड फॉर्मेशन जो हुआ था वो यहां से हुआ था। ये जो ऑक्सीजन था, ये ऑक्सीजन हमारे अल्कोहल का ऑक्सीजन था जिससे हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, एंड ये कार्बन जो था इससे हमारा OH रिमूव हुआ था। तो ये बॉन्ड बना था, तो यही बॉन्ड जब टूटेगा तो वापस क्या मिलेगा हमें, CH3CO, और इसी में वाटर का OH। अब वाटर को मैं दो पार्ट्स में तोड़ सकता हूं, HOH। तो ये जो OH वाला पार्ट है वो बेसिक तौर पे किसके साथ जाके जुड़ गया, वापस हमारे जो इथेनोइक एसिड वाला जो पार्ट था उसमें वापस OH चला गया, एंड जो H बच गया वो कहां चला गया, ये H वापस हमारे अल्कोहल के O के पास चला गया। तो CH3 CH2 OH, और इस तरीके से हमें वापस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल वापस मिल गया। यही है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है सर, वाटर का दोबारा ऐड हो जाना। भाई वाटर रिमूव हुआ था उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, वाटर का ऐड हो जाना हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो ये यही चीज हुआ यहाँ पे कि ईस्टर्स में हमने क्या कर दिया है कि वाटर को दोबारा ऐड कर दिया, एंड वाटर के एडिशन की वजह से हमें वापस वही कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल मिल गए थे जिनसे वाटर रिमूव होने की वजह से ईस्टर बना था। तो जब आप डिहाइड्रेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल ईस्टर देंगे, ईस्टर में आप वाटर दोबारा ऐड कर दोगे तो वापस वही चीजें मिल जाएंगी आपको, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन जो होती है वो एक तरीके की हाइड्रोलिसिस ही होती है, बट ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है कि आप वाटर को ऐड कर रहे हो बट इन बेसिक मीडियम, आप बेसिक मीडियम में एडिशन कर रहे हो। तो बेसिक मीडियम में जब हम एडिशन करते हैं तो हमें कुछ और भी चीज स्पेशली देखने को मिलती है, वो ये है कि ये रहा आपका ईस्टर CH2 CH3, और इस ईस्टर में जब हमने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा तो हुआ ये, मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं समझाऊंगा लेकिन ऑल द वे क्या रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट ये मिलेगा कि ये जो NaO है वो जाके जुड़ेगा हमारे, अब जब बॉन्ड टूटेगा, ऑफ कोर्स जब बॉन्ड टूटेगा तो सर तो यहां से टूटेगा, तो ये जो NaO है ये जाके हमारे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो बचा हुआ H है ये हमारे इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मिलेगा क्या, तो हमें जिसकी वजह से मिलेगा CH3 COONA प्लस CH3 CH2OH, अल्कोहल प्लस में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये सॉल्ट किस मेटल का है, तो सर सोडियम का है, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। अब यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि इथेनोइक एसिड है तो हम इसको बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। तो ये इथेनोइक एसिड का मेटालिक सॉल्ट है, मेटालिक सॉल्ट, क्योंकि ऑल द वे इसमें क्या चीज मिली हुई है, तो हमें इसमें मेटल मिला हुआ दिखाई दे रहा है, Na आपका मेटल है।
इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आमतौर पे जो सोप्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो इन्हीं ईस्टर्स का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके प्रिपेयर किए जाते हैं। क्योंकि ईस्टर्स जो होते हैं ऑर्गेनिकली हमें आसानी से मिल जाते हैं फैट में, ऑयल्स में, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह में। इस तरीके से एनिमल फैट्स में हमें ये जो एसिड्स होते हैं ये आसानी से मिल जाते हैं और इन्हीं ईस्टर्स से हमें क्या करते हैं, हम सोप प्रिपेयर करते हैं बाय लाइन हाइड्रोलिसिस। बेसिक तौर पे बात करूं मैं, सॉल्ट में लॉन्ग कार्बन चेन्स होते हैं। यानी अगर सर लॉन्ग कार्बन चेन होता और उसमें ये सोडियम सॉल्ट मौजूद होता तो फिर हम इसको सोप कहते, ऑफ कोर्स फिर हम इसको सोप कहते। तो सोप बनाने की जो विधि होती है वो यही होती है कि ईस्टर्स का हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। लॉन्ग ईस्टर्स होते हैं, लॉन्ग चेन ईस्टर्स होते हैं, उनका हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं जिससे ये सोडियम सॉल्ट्स मिलते हैं हमें, जो कि हमें जिन्हें हम सोप कहते हैं। तो अभी शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पे मैंने लास्ट क्लास में क्यों क्लास को पॉज कर दिया था, क्योंकि ऑल द वे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से हमें पता चला ईस्टर कैसे बनाए जाते हैं। ये तो सिंथेटिक ईस्टर्स है, लेकिन नेचर में बहुत सारे हमारे नेचुरल ईस्टर्स प्रेजेंट हैं या फिर हमें आसानी से मिल जाते हैं। तो ये जो नेचुरल ईस्टर्स होते हैं इनका हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं जिसकी वजह से हमें सोडियम सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं और यही सोडियम सॉल्ट जो होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो सोडियम सॉल्ट्स होंगे या पोटेशियम सॉल्ट्स होंगे इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम सोप बोलेंगे। तो अभी आपको सोप बनाने का तरीका समझ में आ रहा होगा एंड सोप के बारे में समझ में आ रहा होगा। और अब हम लोग थोड़ा सा सोप्स एंड डिटर्जेंट जो है उनके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे एंड समझेंगे। थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस से समझना, क्योंकि आमतौर पे बच्चों को सोप एंड डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स का भी कोई आइडिया नहीं रहता। एंड अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझ में आ जाए तो आपको बहुत सारी कहानी आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए सिर्फ स्ट्रक्चर को पहले ध्यान से समझना, उसके बाद हम धीरे धीरे इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आपने ग्रेड 10th में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके अभी तक सीख लिए। पहला तरीका आपने जो सीखा था वो था हमारा डॉट स्ट्रक्चर। वही दूसरा तरीका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का जो सीखा था आपने वो था चेन स्ट्रक्चर। यानी इन दो तरीकों से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हो या कर सकते हो। क्या सिर्फ यही दो तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन के? नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। एंड अभी हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे क्योंकि ऑल द वे जो सोप्स एंड डिटर्जेंट के जो स्ट्रक्चर आपको दिखा रखे हैं बुक्स में वो बॉन्ड लाइन बेस्ड है। और थोड़ा सा हम इसका आइडिया लेंगे जिससे कि हमें आसानी से सोप एंड डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स की समझ हो जाए। तो होता क्या है कि लेट अस सपोज हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है CH3 CH2 CH2 CH3। ये तो चेन स्ट्रक्चर है। इसी का अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करना होगा मुझे तो ये जितने भी कार्बन है ये सारे के सारे कार्बन जो है वो एक वर्टेक्स की तरह वर्क करेंगे इन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो ये एक हो गया, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन एंड ये चौथा कार्बन। ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। सर इसमें हाइड्रोजन तो है नहीं, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की विशेषता ये होती है कि हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ऐसा माना जाता है कि और कुछ नहीं है तो फिर समझो कि वहां हाइड्रोजन है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां कार्बन है, इस कार्बन की एक बॉन्ड जो बन रही है वो इसके साथ बन रही है
तो सर बाकी 3 बॉन्ड्स किसके साथ बना रहा है ये? हाइड्रोजन के साथ। ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, इस रिप्रेजेंटेशन सिस्टम की ये खूबी है। इसी तरीके से ये आपका एक कार्बन है, ये जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं अगल बगल वालों के साथ। ये देख रहे हो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ और दूसरा बॉन्ड इस वाले कार्बन के साथ। तो 2 बॉन्ड तो बना रखे हैं इसने। तो बाकी जो 2 बॉन्ड हैं वो हाइड्रोजन के साथ हैं, ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। यानी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जितने भी कार्बन्स होते हैं उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं ये बेसिक तौर पे बॉन्ड्स हैं। तो ये एक बॉन्ड बन रहा है 2 कार्बन्स के बीच, फिर ये एक बॉन्ड बन रहा है इन 2 कार्बन्स के बीच, और इसी तरीके से ये एक बॉन्ड बन रहा है इन 2 कार्बन्स के बीच। तो ये लाइन जो होती है ये बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं या फिर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सर अगर बाई चांस अगर बाई चांस हाइड्रोजन के बदले कुछ और हो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं यहां पर Cl है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में? तो ऐसे केस में पहले हम कार्बन्स को बना लेते हैं भाई, एक कार्बन लाइन, दूसरा कार्बन, फिर बॉन्ड लाइन, तीसरा कार्बन, फिर बॉन्ड लाइन, चौथा कार्बन। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तब तो ये माना जाएगा कि जितने नॉट डिफाइंड बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 बॉन्ड मैंने डिफाइन नहीं करा हुआ है तो ये माना जाएगा कि हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, ऐसा माना जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये तो बाय डिफॉल्ट माना जाएगा, बट आप देख रहे हो कि एक ऐसा भी लोकेशन है जहां पे एक कार्बन जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और वो लोकेशन है हमारा लेफ्ट से चलते हुए थर्ड कार्बन पे। तो ये फर्स्ट कार्बन है, अगर ये दूसरा कार्बन है लेफ्ट से, ये तीसरा कार्बन हुआ लेफ्ट से, और ऐसे केस में हम बोलेंगे कि यहां पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। यानी हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट के एटम्स जुड़े हुए होंगे तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे फिर। तो यहां हम क्लोरीन को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ये विशेषता होती है कि हाइड्रोजन बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होते हैं, एंड ईच कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट और वर्टेक्स। आई होप आप लोगों को अभी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बना रहा हूं एक प्यारे से एसिड के लिए, और वो एसिड है हमारा स्टीरिक एसिड, क्योंकि ऑल द वे आगे जाके इसी एसिड से हम सोप बनाने वाले हैं। तो स्टीरिक एसिड के लिए अभी हम बात कर लेते हैं कि स्टीरिक एसिड क्या होता है और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिक तौर पे स्टीरिक एसिड जो होता है वो 17 कार्बन का चेन होता है। 17 कार्बन समझ सकते हो भाई, लॉन्ग चेन है, ये काफी लंबी चेन है। तो पहले हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे, फिर इसका चेन स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो काफी ध्यान से इन स्ट्रक्चर्स को देखना है, क्योंकि अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देख लिए, समझ लिए, तो फिर आपके लिए सूप काफी इजी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा स्टीरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35COOH। एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन, 2 हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 17 कार्बन है भाई। ऑल द वे हमें 17 कार्बन ड्रॉ करने पड़ेंगे। काउंट करते रहना भाई कितने कार्बन हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये हो गया 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। 17 कार्बन हो गए। उसके बाद लगा हुआ है हमारा COOH, COOH। ये जो मैंने 17 कार्बन की चेन बना रखी है विथ COOH, ये हमारा पूरा का पूरा स्टीरिक एसिड, ये है स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड, इसी का अगर मैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करूं तो कैसे बनेगा? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, सातवां कार्बन, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17। ये तो 17 कार्बन हो गए। जो आगे के कार्बन है, इस कार्बन के साथ आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, साथ में OH जुड़ा हुआ है। तो ये रहा वो कार्बन जिसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन के अलावा जो होगा उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे, और वो भी वो हाइड्रोजन जो कि हमारे कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करना है, बाकी और किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि यहाँ मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ है, आप देख लो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको मैंने रिप्रेजेंट करा हुआ है। ये है स्टीरिक एसिड का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो ये है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, जबकि ये जो था वो था चेन स्ट्रक्चर और चेन रिप्रेजेंटेशन। आई होप आप लोग ये रिप्रेजेंटेशंस को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशंस काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अगर आपने स्टीरिक एसिड को देखा तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि स्टीरिक एसिड लॉन्ग कार्बन चेन है, या फिर लॉन्ग चेन है कार्बन्स की, और लास्ट में लगा हुआ आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सर आप सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ा रहे हो और स्टीरिक एसिड के बारे में समझा रहे हो। बेसिक तौर पे है क्या है कि जो हमारे सोप्स होते हैं और डिटर्जेंट्स होते हैं वो इन्हीं लॉन्ग कार्बन चेन्स के बने होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सोप का एक फॉर्मूला बताऊं तो C17H35 COONA, C17H35 COONA, ये आपका सोडियम स्टीरेट। एंड आप लोगों को जैसा कि पता है कि ये जो फॉर्मूले लिखे रहते हैं ये एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं Na वाला पार्ट छुपा दूं, Na वाला पार्ट छुपा दूं तो C17H35COOH स्टीरिक एसिड था। हमने क्या करा, H को हटाया, Na लगा दिया, तो जो चीज बनी वो था हमारा सोडियम स्टीरेट। एंड यही सोडियम स्टीरेट एक आपका सोप है, एक तरीके का सोप है, या फिर ये सोप है। तो हुआ क्या है कि हमारे पास स्टीरिक एसिड था और हमने, सॉरी, पूरी की पूरी चेन बनाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो हमारे पास एक स्टीरिक एसिड मौजूद था C17H35 COOH। हमने क्या करा, इसमें से H रिमूव करा, सोडियम को इंट्रोड्यूस करा, और हमें मिल गया C17H35 COONA। लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, और आप कह सकते हो कि कार्बोक्सिलिक चेन। ये है आपका सोप। तो अगर इस सोप को मुझे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से शो करना होगा तो मैं कैसे शो करूंगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, पीछे और कर लेते भाई, 16, उसके बाद 17,
और ये हो गया हमारा COON। ये हमारा एक सोप का मॉलिक्यूल एक है भाई। ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब आप समझ सकते हो कि क्यों आपकी बुक में बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से शो करा हुआ सोप के एक मॉलिक्यूल को, क्योंकि ऑल द वे ये बात आपको समझना चाहिए कि ये C17H35 कौन इतनी लंबी चेन लिखता रहेगा, चेन के फॉर्म में कौन लिखता रहेगा। इसीलिए इजी बनाने के लिए हमने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से सोप के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर दिया। आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जबकि ये वाला पार्ट जो है ये सॉल्ट वाला पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, इस पार्ट की विशेषता ये होती है कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि ये पानी से दूर भागने वाला। जबकि इस पार्ट की विशेषता क्या होती है कि ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। एंड हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। तो ये पानी से अट्रैक्ट होगा या पानी में डिसॉल्व होगा। जबकि ये जो पार्ट है आपका हाइड्रोकार्बन वाला, ये पानी से रिपेल होगा, ये पानी से दूर भागेगा। क्यों भाई? क्योंकि ये फोबिक नेचर का है, मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरता है, पानी से रिपेल करता है, पानी से दूर भागता है। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जबकि ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो किसी भी सोप में आपको दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो पानी से दूर भागेगा, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि पानी को लव करेगा। ये आपका एक सोप का मॉलिक्यूल है। ऑफ कोर्स सर ये सोप का मॉलिक्यूल है, तो डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल क्या होता है और डिटर्जेंट की क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, वो बाद में हम जानेंगे। बट अभी हम सोप समझेंगे, सोप का क्लीनिंग एक्शन समझेंगे, और फिर हम देखेंगे कि सोप में क्या खामी थी, और उसी खामी को समझने के बाद हम डिटर्जेंट्स के बारे में समझेंगे। लेकिन तब तक के लिए मैं डिटर्जेंट्स के बारे में बात करूं अगर, तो डिटर्जेंट्स और कुछ नहीं होते, ये हमारे अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन भाई ध्यान रखना, अभी अभी सोप में भी मैंने लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट दिखाया था, लेकिन वहां पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ अमोनियम सॉल्ट है। अमोनियम सॉल्ट के बदले सल्फेट सॉल्ट हो सकता है, या फिर सल्फोनेट सॉल्ट हो सकता है। आप लोग सर्च करना सल्फेट सॉल्ट क्या है, मैं सल्फेट एंड अमोनियम दिखा देता हूं या दिखाने की कोशिश करता हूं। बट सल्फोनेट को आप लोग देखना, इसको भी एक बार ट्राई करना कि ये सॉल्ट कैसा है। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन में, एंड यहां मैं बता देना चाहता हूं कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन में अक्सर क्या होता है, 12 to 18 कार्बन की चेन ली जाती है। मैं 15 कार्बन की चेन बनाता हूं और उसमें अमोनियम सॉल्ट को एक बारी दिखाने की कोशिश करता हूं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, और इसमें हम लोग अमोनियम 15 क्या 16 कर लेते हैं, 16, और इसमें अमोनियम सॉल्ट को दिखाते हैं। अमोनियम बेसिक तौर पे NH4 को अमोनियम बोलते हैं, NH4 प्लस को। तो यहाँ H ना हो के CH3 मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। तो लेट अस सपोज ये रहा N, फिर CH3, 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 क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है तो इसके साथ जुड़ा रहेगा एक Cl माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसके साथ जुड़ा रहेगा आपका Cl माइनस। तो आप देख रहे हो ये है हमारा अमोनियम सॉल्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, अमोनियम सॉल्ट है।
और ये अमोनियम सॉल्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो सर ये अमोनियम सॉल्ट जो है ये जुड़ा हुआ है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ। ओह, ये डिटर्जेंट है हमारे यहाँ, ये डिटर्जेंट है। इसी तरीके से अगर आप ये अमोनियम का सॉल्ट हटा के सल्फेट का सॉल्ट लगा दोगे एग्जाम्पल के तौर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मान लेते 14 की चेन है, और हमने इसमें क्या करा, ओ सल्फेट SO4 को कहते हैं Na, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ऑफ कोर्स ये आपका सल्फेट सॉल्ट है, ये देख रहे हो, ये आपका सल्फेट सॉल्ट है। और इस सल्फेट सॉल्ट को अगर आप देख रहे हो तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? सर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट्स में क्या होते हैं? लॉन्ग अमोनियम, मतलब अमोनियम सॉल्ट होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन के साथ, या फिर सल्फेट सॉल्ट होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन के साथ, या सल्फोनेट सॉल्ट होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन के साथ। आई होप कि अभी आप सोप एंड डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स को देख पा रहे होंगे। सोप में क्या होता है? तो सोप में कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट होता है, जबकि डिटर्जेंट्स में हमारे अमोनियम सॉल्ट्स हो सकते हैं, सल्फेट सॉल्ट्स हो सकते हैं, और सल्फोनेट सॉल्ट्स हो सकते हैं। डिटर्जेंट हमने क्यों प्रिपेयर करा ये बाद में जानेंगे, बट अभी तक हम एटलीस्ट सोप्स जान चुके हैं कि सोप्स और कुछ नहीं होते, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन्स होती हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स लगे रहते हैं और मेटालिक सॉल्ट्स लगे होते हैं कार्बोक्सिलिक के साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, तो वो सोप होते हैं। सोप का काम क्या है? सर सोप का काम है क्लीनिंग का। इट मींस ऑफ कोर्स ये क्लीन करेगा। सोप एंड डिटर्जेंट दोनों का ही काम सेम है। तो पहले हम लोग क्लीनिंग को समझेंगे कि सोप किस तरीके से क्लीनिंग करता है, उसके बाद हम लोग डिटर्जेंट को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि अभी तक आप लोगों को ये सारा का सारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अभी आप समझ पा रहे होंगे कि सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और ये जो पूंछ बना के दिखा देते थे बुक्स में अक्सर वो क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। वो और कुछ नहीं है, एक बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किसको? तो हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, और कुछ भी नहीं है। तो आई होप अभी तक आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ रही होगी। और अब हम लोग चलते हैं सोप्स की को समझने के लिए, एंड सोप्स की एक्टिविटी को, क्लींजिंग एक्शन को समझेंगे अभी। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट आर दे आर बेसिकली क्लींजिंग एजेंट्स। तो ये वो चीजें होती हैं जो क्लीनिंग के लिए यूज होती हैं, क्लीन करने के लिए। जानेंगे हम कैसे क्लीन करते हैं ये। सोप्स आर, जैसा कि मैंने बताया था कि दे आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। हायर फैटी एसिड्स बोलने का मतलब है कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। फैटी जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इन्हीं को हम फैटी एसिड्स कहते हैं। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इनको हम फैटी एसिड कहते हैं। इनको फैटी एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई ये ऑयल्स एंड फैट्स के हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं, हाइड्रोलिसिस वाटर एडिशन के बाद मिलते हैं। तो अगर इनमें सोडियम और पोटेशियम की सॉल्ट लग जाए तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम सोप बोलेंगे। एंड ये फैटी एसिड के रूप में पाल्मिटिक एसिड हो सकता है, जो कि C15H31 COOH होता है। C15H31 COOH होता है। इसी तरीके से आपका स्टीरिक एसिड, अभी अभी थोड़ी देर पहले स्टीरिक एसिड को ही समझाया था मैंने, C17H35COH। वही हमारा ओलिक एसिड C17H33COOH ओलिक एसिड हो गया। तो इनमें जब हम सोडियम और पोटेशियम की सॉल्ट या फिर इनको जोड़ देते हैं तो फिर जो चीज बनती है वो होती है आपकी सोप। जबकि डिटर्जेंट्स के बारे में ऑलरेडी अभी अभी बताया मैंने कि दे आर अमोनियम और सल्फोनेट और सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा बहुत सोप एंड डिटर्जेंट का आइडिया लग रहा होगा। सोप क्या होता है सर? सोप और कुछ नहीं होता, हाइयर फैटी एसिड जो होते हैं उनका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं सोप। हाइयर फैटी एसिड एग्जांपल के तौर पर पाल्मिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड।
तो ये जो हायर फैटी एसिड्स है, इनका सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट जो होगा उसको हम सोप कहेंगे। जबकि डिटर्जेंट क्या होगा, तो अमोनियम और सल्फोनेट और सल्फेट सॉल्ट जो होंगे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स की, तो उनको हम डिटर्जेंट कहेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी अभी एक सोप को दिखाया भी था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना। और ये रहा हमारा COONA। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि मैं इस वाले पार्ट को सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा, और जबकि ये वाला पार्ट पूरा का पूरा इस तरीके से टील के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जबकि ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। और इसी नॉलेज के साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सोप क्लीनिंग कैसे करते हैं, सोप जो होते हैं वो क्लीनिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद हम डिटर्जेंट्स को समझेंगे। ठीक है, क्लीनिंग का तरीका सबका सेम ही है, जहां अंतर आएगा मैं बता दूंगा। तो सोप के स्ट्रक्चर को मैंने जैसा कि समझा ही दिया है कि सोप देखो या डिटर्जेंट देखो, आपको क्या चीज दिखाई देगी, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और इसमें जोड़ दो भाई COONA। ये हमारा क्या है, ये हमारा आयनिक पार्ट है। आयनिक पार्ट क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस एंड ये प्लस। तो ये आयनिक पार्ट है जो कि आपका हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग है, जबकि ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है वो आपका हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब सर, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग होता है और वाटर से दूर भागने वाला होता है। तो ये चीज थोड़ा सा हमको समझने का है, एंड आई होप कि अभी तक आप लोगों को ये बातें समझ में आ भी गई होंगी। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ऑफ कोर्स सिमिलरली अगर मैं आपको याद दिलाऊं, डिटर्जेंट में भी ऐसे ही पार्ट्स बनाए थे मैंने, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पे मैंने जोड़ा था एन, या फिर एन के बदले इजी सा सल्फेट सॉल्ट लगा देंगे। तो सल्फेट सॉल्ट ये रहा हमारा, वेरी सॉरी, OSOOON है, ये है माइनस ये है प्लस। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये हमारा हाइड्रोफिलिक है, जबकि हाइड्रोकार्बन वाली जो चेन होती है वो पूरी की पूरी हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जबकि ये हमारी हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ये डिटर्जेंट है, जबकि ये हमारा सोप है। तो अभी मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा सोप एंड डिटर्जेंट के स्ट्रक्चर्स को लेकर। एंड उसी नॉलेज से अब हम लोग शुरू कर दे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। जैसा कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि सोप में हमेशा दो पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। एक पार्ट जो होता है उसमें होता है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, जबकि दूसरा पार्ट होता है आयनिक पार्ट जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। तो लेट सपोज वो सर्कल वाला पार्ट ये रहा, एंड ये रहा आपका लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो आप देख रहे हो दो सिचुएशंस में, पहला सिचुएशन है ऑन सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पे जब आप सोप और डिटर्जेंट को ऑब्जर्व करोगे तो आप क्या पाओगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हाइड्रोफिलिक है तो ऑफ कोर्स ये पानी में चला जाएगा या पानी के साथ डिसॉल्व कर जाएगा। बट जो पार्ट हाइड्रोफिलिक नहीं है, हाइड्रोफोबिक है, जो पानी से डरता है, तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। तो जब सरफेस पे जो सोप एंड डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आप देख सकते हैं कि उनका हाइड्रोफोबिक पार्ट ऊपर की तरफ होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी के अंदर होता है। लेकिन यही सोप और डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स जब वाटर के अंदर अवेलेबल होते हैं और वाटर के अंदर होते हैं तो कहानी क्या होगी, ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स है ये तो पानी में ही रहेंगे, ऑफ कोर्स पानी की तरफ फेस करके रहेंगे। लेकिन ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट्स हैं ये तो पानी में नहीं रहना चाहते, तो फिर ये एक दूसरे में घुलने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा
और ये स्ट्रक्चर कहलाता है आपका मिसल। तो आपको मिसल फॉर्मेशन देखने को मिलता है कब भाई? ये जो आयनिक मिसल्स आपको है ये देखने को मिलते हैं कब? जब आपके जो सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। तो अभी इन कहानियों के साथ या इन इंफॉर्मेशंस के साथ अब अपने क्लींजिंग एक्शन को समझते हैं। होता क्या है कि हमारे जितने भी कपड़े होते हैं आमतौर पे वो ऑयली और ग्रीजी नेचर के होते हैं। ऑयल और ग्रीस होते हैं। क्या करते हैं, कपड़े को गीला करते हैं और उसके ऊपर सोप और डिटर्जेंट को रगड़ते हैं, ऐसे ही करते हैं ऑफ कोर्स। या फिर हम क्या करते हैं कि सोप वाला जो वाटर होता है उसके अंदर हम कपड़े को डिप करते हैं। तो जैसे ही हम डिप करते हैं और जिस कपड़े के ऊपर डर्ट लगा हुआ है, ऑयल और ग्रीस लगा हुआ है, तो उसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उस डर्ट के अंदर मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा डर्ट है। ये जो रेड लाइन बना रहा हूं मैं ये पूरा का पूरा डर्ट है। तो इस डर्ट के अंदर आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे हाइड्रोफोबिक पार्ट चले गए और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो थे ये ऊपर की तरफ वाटर में डिसॉल्व हो गए। ये स्ट्रक्चर सर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस स्ट्रक्चर को हम मिसल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये बहुत टाइटली ऑयल के अंदर जा चुके हैं। आप उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद आप क्लोथ को एजिटेट करते हो, रगड़ना शुरू करते हो, आइदर बाय हैंड और बाय ब्रश और वॉशिंग मशीन में और थपकी लेके दम दम। ये जो एजिटेशन करते हो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सोप का स्ट्रक्चर है ये इमल्सिफाई होना शुरू होता है। इमल्सिफाई का मतलब होता है कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना शुरू होता है। तो अब आपको छोटे छोटे सोप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। एंड अगर सोप के स्ट्रक्चर्स आपको छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं तो इनडायरेक्टली मैं आपको ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि डर्ट भी छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहा है। तो आपके एजिटेशन की वजह से सिर्फ सोप का ही इमल्सिफिकेशन नहीं हो रहा है, इवन हमारे डर्ट का भी इमल्सिफिकेशन हो रहा है। और ये कॉन्टिन्यूअस एजिटेशन की वजह से क्या होता है कि ये फाइनली और छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना शुरू हो जाते हैं। और जिसकी वजह से एंड में आप क्या करते हो, फाइनली उसको ब्रश मार के उसको पानी से धो देते हो। एंड जब पानी से धो देते हो तो ये पूरा का पूरा दर्द जो है वो उस पानी के साथ बाहर निकल जाता है। वही चीज आपको यहाँ दिखाई भी दे रही होगी कि ये आपका ऑयल है और ग्रीस है। इस ग्रीस पे आप देख रहे हो कि ये सोप के मॉलिक्यूल्स यहाँ अटैक कर रहे हैं और इसी के अंदर जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो घुसने की कोशिश कर रहा है अपने साथ। एजिटेशन की वजह से ये सारे के सारे सोप के मॉलिक्यूल्स इसको अपने साथ निकाल लेके जा रहे हैं। मिसल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा और ये फाइनली जब पानी से धोएंगे आप ये वापस बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो सोप होता है वो क्लीनिंग का काम करता है। और आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि क्लीनिंग किस तरीके से होती है। तो क्लीनिंग में होता क्या है कि भाई सोप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डर्ट के अंदर चले जाते हैं। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो डर्ट के अंदर चला जाता है, जबकि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो वाटर में ही होता है। उसके बाद होता क्या, एजिटेशन की वजह से आपके सोप का इमल्सिफिकेशन होता रहता है। सोप के साथ साथ डर्ट का भी इमल्सिफिकेशन होता है एंड फाइनली जब आप ब्रश मार के उसको बाहर करते हो, पानी से धोते हो, तो पूरा का पूरा डर्ट अपने साथ लेके चला जाता है और इस तरीके से हमारे कपड़े की सफाई हो जाती है। तो ये हमारा बेसिक तौर पे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। कपड़ा ही क्यों, हमारे शरीर में जो गंदगी होती है वो भी इसी तरीके से साफ होती है। तो सोप की क्लीनिंग आपको शायद समझ में आ गई होगी। अब सवाल आया कि डिटर्जेंट्स क्यों यूज करते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि डिटर्जेंट क्या होते हैं। डिटर्जेंट और कुछ नहीं होते, दे आर अमोनियम और सल्फोनेट और सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ये अमोनियम के सॉल्ट हैं, सल्फोनेट के सॉल्ट हैं और सल्फेट के सॉल्ट्स हैं जो कि लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर एंड आप देख रहे हो कि ये हमारा सल्फेट वाला पार्ट है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। एंड ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये सल्फेट सॉल्ट है एंड ये जुड़ा हुआ किसके साथ है, तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये पार्ट आगे जाके हाइड्रोफोबिक बनने वाला है, जबकि ये पार्ट आगे जाके हाइड्रोफिलिक बनने वाला है। तो ये पानी को लव करेगा एंड ये पानी को हेट करेगा।
सवाल यही है कि सर डिटर्जेंट्स की क्या जरूरत पड़ी। डिटर्जेंट्स की जरूरत पड़ी इसलिए क्योंकि एक वाटर होता है जिसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। हमारे जो सोप होते थे वो बेसिक तौर पे सॉफ्ट वाटर में तो बहुत अच्छा काम करते थे, सॉफ्ट वाटर में बहुत अच्छा काम करते थे सोप्स, बट हार्ड वाटर में वो फेल हो जाते थे। हार्ड वाटर में वो फेल होते थे बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कॉल्ड स्कम। होता क्या है, हार्ड वाटर कहते हैं किसको सर? हार्ड वाटर बेसिक तौर पे सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स अगर वाटर में अवेलेबल हैं तो फिर उस पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो दिक्कत क्या होती थी कि C17H35 अगर मैं बनाऊं सोप को H35 COONA, ये रहा हमारा सोप। तो सोप का रिएक्शन जब होता था कैल्शियम के सॉल्ट्स के साथ और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के साथ, तो इसकी वजह से क्या होता था कि C17H35 COOCA प्लस में ये जो बन रहा है ये है स्कम। आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी कभार आपने कपड़ा धोया एंड कपड़े के ऊपर व्हाइट व्हाइट लाइनिंग आ गई, ये वही प्रेसिपिटेट है, स्कम। तो ये जो स्कम होता है इसका फॉर्मेशन होता है हार्ड वाटर में। एक और खामी कि हार्ड वाटर में सोप आसानी से फोम नहीं बना पाता, झाग नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि जो सोप होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करके स्कम बना रहे हैं, तो झाग नहीं बन पा रहा है। झाग नहीं बन पा रहा है तो बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स एक्टिव नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से वो ऑल द वे अपना क्लीनिंग कर सके। तो हार्ड वाटर की एक खामी होती थी, हार्ड वाटर में सोप वर्क नहीं कर पाता था प्रॉपरली क्योंकि वो फोम नहीं बना पा रहा है एंड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि कपड़ों पर जम जाता है, जिसकी वजह से व्हाइट व्हाइट आपको लाइनिंग देखने को मिलती थी। तो इसलिए हमने डिटर्जेंट्स बनाए, क्योंकि डिटर्जेंट्स में ये जो पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये रिएक्शन नहीं करता, ये डायरेक्टली डिसॉल्व कर देता है उसको। बोले तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं इनको डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि स्कम का फॉर्मेशन नहीं होता, अच्छे मात्रा में फोम भी क्रिएट होते हैं इसके, तो क्लीनिंग आसानी से हो पाती है, इजीली हो पाती है। तो सोप की एक खामी होती थी कि वो हार्ड वाटर में प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता था। सॉफ्ट वाटर में तो अच्छा है भाई, क्योंकि सॉफ्ट वाटर में ये सॉल्ट्स अवेलेबल नहीं है। ऐसे सॉल्ट जब जिस वाटर में अवेलेबल नहीं है उनको सॉफ्ट वाटर कहते हैं, तो सॉफ्ट वाटर में ये सॉल्ट्स अवेलेबल नहीं है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के। एंड अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर वो सॉफ्ट वाटर जो है वहां पे अपना सोप जो है वो प्रॉपर तरीके से फोम बनाएगा, प्रॉपर क्लीनिंग करेगा, स्कम का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेट, ये जो प्रेसिपिटेट है इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सोप सॉफ्ट वाटर में अच्छा काम करता है लेकिन हार्ड वाटर में अच्छा काम नहीं कर पाता। इसीलिए हमने डिटर्जेंट बनाए जिसमें ये जो हमारा आयनिक पार्ट होता है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, एंड अगर रिएक्शन नहीं करता तो स्कम नहीं बनेगा, इजीली फोम बनेंगे इसके, एंड फाइनली ये प्रॉपर क्लीनिंग कर पाएगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होते हैं डिटर्जेंट्स और क्यों बनाए जाते हैं डिटर्जेंट्स। एंड यहाँ पे हम सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर को देख सकते हैं। वाटर नॉट कंटेनिंग बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स नहीं है। ये सॉल्टी है भाई, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं। तो ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स नहीं है, ऐसे वाटर को हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। जबकि हार्ड वाटर क्या होता है? ऐसा पानी जिसके अंदर ये सॉल्ट्स अवेलेबल है। सॉल्ट्स किसके हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, मेटल के सॉल्ट्स होते हैं। और सॉल्ट में दूसरी चीज क्या है? इधर बाइकार्बोनेट है और क्लोराइड है और सल्फेट है। एग्जांपल के तौर पे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट,
ये कैल्शियम का सॉल्ट है, कैल्शियम का सॉल्ट है। तो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट जिस वाटर में होता है उस वाटर को हम हार्ड वाटर कहते हैं, जिसमें नहीं होता उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूस करता है लेदर और फोम, फोम मतलब झाग, विथ सोप इजिली, जबकि झाग नहीं बनता, आसानी से नहीं बनता सोप का। किसमें? हार्ड वाटर में। वही सॉफ्ट वाटर जो होते हैं ये स्कम प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि हार्ड वाटर स्कम प्रोड्यूस करते हैं सोप के साथ, है ना। और यही तो कारण है क्योंकि हार्ड वाटर जो होता था, अब आपको पता नहीं है भाई, पानी हार्ड है, आप सोप से कपड़ा धो रहे हो, कपड़े के ऊपर प्रेसिपिटेट जम गया, कपड़ा खराब, ये खामी थी, इसीलिए हमने सोप के बदले डिटर्जेंट्स को यूज करना शुरू कर दिया। और डिटर्जेंट क्या होते हैं ये बात हमको अभी तक समझ में आ चुकी है। तो ऑल द वे, अगर मैं इन सब चीजों की आज की समरी करूं तो क्या समझ में आया हमें? हमें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, इसी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से हमें क्या मिलता है? ईस्टर्स मिलते हैं। जो ऑर्गेनिक ईस्टर्स होते हैं, उन ऑर्गेनिक ईस्टर्स का हाइड्रोलिसिस कर दें अगर हम, वो भी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दें, तो हमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स मिलेंगे, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, और वो भी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, जिनको हम सोप कहेंगे। ये जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होती है इसको हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। यानी इस रिएक्शन को, यानी ऑर्गेनिक ईस्टर जो होते हैं जिनमें लॉन्ग चेन हमारी कार्बोक्सिलिक की चेन या फिर ग्रुप मौजूद होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना सैपोनिफिकेशन कहलाता है, क्योंकि इससे हमें सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड का सोप कहेंगे। फिर हमने जाना है कि सोप के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। उसमें दो पार्ट होता है भाई, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। फोबिक पार्ट पानी से दूर भागता है, जबकि फिलिक पार्ट पानी को अट्रैक्ट करता है, और जिसकी वजह से वो क्लीनिंग प्रॉपर तरीके से करता है। फिर हमने ये भी जाना कि सॉफ्ट वाटर में आपका सोप तो प्रॉपर वर्क करता है, बट हार्ड वाटर में वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, बिकॉज हार्ड वाटर में सोप जो होता है वो स्कम फॉर्म करता है, एंड स्कम वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं जो कि जम जाते हैं कपड़े के ऊपर, कपड़ा खराब। तो इस खामी को जब हम देख रहे थे तो इस खामी को हटाने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करा डिटर्जेंट्स का। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ये भी सॉल्ट्स होते हैं। किसके सॉल्ट होते हैं? अमोनियम के, सल्फेट के और सल्फोनेट्स के। और ये किसमें लगे होते हैं? तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन में लगे होते हैं। तो ये डिटर्जेंट्स होते हैं। ये कभी भी जो हार्ड वाटर होता है जिसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, उनके साथ ये जो डिटर्जेंट वाले सॉल्ट्स हैं वो कभी रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, डिसॉल्व कर लेते हैं, उसको भून लेते हैं, उसके साथ कभी प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करते। एंड अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करते तो स्कम का पोटेंशियल नहीं अपने को, हम आसानी से साफ सफाई कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ा है। आई होप सारी चीजें समझ में आई भी होंगी। एंड अगली क्लास में, आई थिंक कि अगली और अगली उसकी अगली क्लास में एक दो वीडियोस के अंदर अंदर आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। और प्लीज चीजों को ध्यान से सुनो, उनको रिवाइज करो, तब जाके आपको सारी बातें सलीके से समझ में आएंगी। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, चलो टाटा बाय बाय।